ब्रेक के बाद लगातार हम चर्चा कर रहे हैं खास मुलाकात में पद्मश्री पद्म भूषण कवि गोपाल दास नीरज जी के साथ। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि 1925 में इटावा के एक छोटे से गांव पुरावली में वो पैदा हुए। उसके बाद शुरुआती शिक्षा लेने के बाद अलीगढ़ में एक शिक्षक की भूमिका उन्होंने अदा की। काफी लंबा उनका सफर रहा। आज वो एक मुकाम पर हैं, एक ओहदे पर हैं। समाज का हर तबका उनको देखता है, सुनता है और निश्चित तौर पे आपको बता दें कि एक खास चीज है कि नीरज जी की कविताओं को सुनने के बाद हर कोई उसमें विलीन हो जाता है। आपको बताएं कि 2007 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1965 में नई उम्र की एक नई फसल 1965 में नई उम्र की नई फसल एक फिल्म आई। उसमें एक गाना था जो अक्सर आज के समय में लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। लोग उसको अक्सर गुनगुनाते हैं। हमारे साथ नीरज जी खुद मौजूद हैं। हम चाहेंगे नीरज जी कि वो गाना हमारे दर्शकों के लिए आप गाकर सुनाएं। मित्र मिश्रा जी, मैंने जीवन को पूरी तरह से जिया और हर चीज देखी, गरीबी देखी, भुखमरी देखी। मजदूर के रूप में मैंने जीवन में काम किया शुरू किया। उसके बाद पढ़ाई शुरू की। 42 में मैंने हाई स्कूल पास किया था फर्स्ट डिवीजन से। मैंने अपने भाइयों को पढ़ाना था, छोटे भाइयों को। तो मैंने फिर 1949 में इंटरमीडिएट किया, फिर बीए किया, फिर एमए किया। तो फर्स्ट क्लास प्राप्त करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली और मेरी लोकप्रियता बढ़ गई थी कवि के रूप में। तो विरोध मेरा शुरू हुआ। बहुत शुरू होते ही लोकप्रियता के साथ विरोध भी चलता है जी। तो मैंने हृदय की पीड़ा भी भोगी, पीढ़ी की पीड़ा भी भोगी। तू अकेला रहा 10 साल तक, भाई बहनों सबसे दूर दूर। तो यार आत्मा में अंतर्मुखी हो गया, आत्मा की पीड़ा भी कुछ हुई। तो मैं तेल की पीड़ा को करी। जीवन का समय मजदूर से आरंभ करके मैंने पहले सरकार में नौकरी की, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना। फिर 1 साल मैंने मेरे कॉलेज में नौकरी की लेक्चरर के रूप में। यहाँ 14 साल मैंने नौकरी की। अब मैं आज के बहुत उच्च पद पर कुलाधिपति मंगलाचरण विश्वविद्यालय, सबसे पहला विश्व की जैन संस्थान बनाया मंगलाचरण विश्वविद्यालय, उसके कुलाधिपति में चांसलर जी। यहाँ तक मैं पहुँचा और मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। लेकिन इस प्राप्त के बीच भी मैं अपने को अकेला पाता हूँ, क्योंकि अंत में सत्य तो यही है, कोई सोच ये लोग सोच। हम तो मत फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। जैसा अपना आना प्यारे, वैसा अपना जाना रे। राम घाट पर सुबह गुजारी, प्रेम घाट पर रात कटी। बिना छावनी बिना छपरिया, अपनी हर बरसात कटी। देखे महल दुमहले कितने, उनमें झांका तो समझा। कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना। एवरी सोल इज ए लोनली सोल द लास्ट। तो मैं कारवा गुजर गया। 1954 में मैंने लखनऊ रेडियो से पढ़ा था और ओवरनाइट ये पूरे देश में ही नहीं, पाकिस्तान तक में लोकप्रिय हुआ। उसमें लोग टीवी थे नहीं, रेडियो कवि सम्मेलन मुशायरे सुनी जाती पूरे देश में। क्यों लोकप्रिय हुआ कि हिंदी के आदमी से पहली बार किसी ने सुना कारवा गुजरिया गोपाल देखते हैं। उर्दू का फ्रेज न उर्दू वालों ने कोई यूज किया गया था फ्रेज, न हिंदी वालों ने। ये इतना लोकप्रिय हुआ। इसी लोकप्रियता की बनाने के लिए नई उम्र की नई फसल बनाई गई। तो मुझसे चंदा जी ने कहा, जिसने बरसात की रात बनाई थी जिसमें शायद गीत लिखे थे पहले, तो मुझसे कहा भाई आप हमारी पिक्चर ही लिखो। हुआ क्या था, 1960 में नीरज गीत गुंजन समारोह हुआ था बम्बई में। एकल का पाठ मेरा था। भाई में चौहान चीफ मिनिस्टर ने 5000 का पत्र मुझे प्रदान किया। चंदा जी उपस्थित थे। चंदा जी ने कहा भाई नीरज जी हम चाहते हैं हमारी पिक्चर गीत हो। नहीं भाई गीत लिखने की मैं तो नहीं आ सकता, आपको चाहिए तो मेरी कविता ले लीजिए। तो मेरी सारी कविताओं भाई पिक्चर बना डाली। पिक्चर के गीत तो हिट हो गए सब, लेकिन पिक्चर उनकी फ्लॉप हुई। कारवा गुजर गया इतना फेमस हुआ, विदेशों में गया तो वहाँ कारवा गुजर। विशेष रूप से कारवा गुजर जब हिंदुस्तान में था तो हिंदुस्तान लोकप्रिय था, लेकिन जैसे रफ़ी ने गा दिया फिल्म के माध्यम से तो पूरे संसार फैल गया जी। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका, कनाडा गया, लंदन गया, मैनचेस्टर गया, जहाँ भी गया सब में कारवा गुजर गया। कारवा गुजर फरमाइश की, इतना लोकप्रिय हुआ गीत। आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा। स्वप्न झरे फूल से, गीत चुभे शूल से। स्वप्न झरे फूल से,
नीत चुभे शूल से उठ गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, सपन जबे फूल से नीत चुभे शूल से उठ गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपन जबे फूल से। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात चढ़ गई कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न तो उम्र निकल गई, शीत अश्क बन चली चंद ओहा बन चली, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चली, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, और वहाँ गुजर गया गुबार देखते रहे, न जबे फूल से नीत चुभे शूल से। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना से हर उठा, किस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो हिला नजर उठा, एक दिन मगर चली हो हवा यहाँ चली, लुट गई गली गली की लुट गई गली गली, और हम झुकी नजर दिल की दुकान पर सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपन जबे फूल से नीत चुभे शूल से। मांग भर चली एक जब नई नई किरण, ढोल के धुनुक उठी ठुनुक उठी चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, गाँव सौ उमड़ पड़ा बहर उठे नयन नयन, फिर तभी जहर भरी गाली एक वो गिरी, पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनरी, और हम अजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहाँ देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपन जबे फूल से नीत चुभे शूल से। क्या बात है नीरज जी। निश्चित तौर पे जिस तरह से लोगों में लोकप्रियता इस गाने ने पाई, आज आपकी जुबान से सुनकर हमारे दर्शक भी निश्चित तौर पे सोच रहे होंगे कि उन्होंने जिस गाने की उनको आस थी कि वो गाना आप सुनाएंगे, हमने अपने दर्शकों तक वो गाना पहुंचाया है। नीरज जी, ये जानना चाहेंगे, ऐसे मुकाम पर आज आप हैं, आपने हर तरह के लोगों से मुलाकात की है, और आप अब आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या आपने कोई सोच बना रखी है? क्या आप कुछ आगे के लिए कुछ अपनी फ्यूचर प्लान बनाए हैं आपने? देखिए, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन एक तो जीवन की भागदौड़ में, आपाधापी में, और घर की या बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना समय नहीं दिया। बिल्कुल महाकाव्य लिख सकता, मैंने महाकाव्य कोशिश की थी लिखने की, लेकिन समय नहीं मिला। इतनी भागदौड़ रही जीवन में कि मैं 86 वर्ष का हूँ, तो 86 वर्ष में कम से कम 40 वर्ष तक मैं रात भर जा रहा हूँ। इसलिए थकान भी मुझे रही, शरीर रही, और अच्छी चीज़ लिखने की बड़ा समय चाहिए होता है। मैं तो चाहता हूँ लोकप्रियता मुझे बहुत जल्दी मिल गई। जिस दिन मैंने मुँह खोला उस दिन लोकप्रियता मुझे प्राप्त हुई। मैं चाहता हूँ कि, मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति को 55 वर्ष से पहले लोकप्रियता नहीं मिलनी चाहिए जी। तो तब तक परपक्व हो जाए, लिखने समय मिल जाता है। यहाँ सारा समय बर्बाद हो गया हमारा, तो जो कुछ करना चाहता हूँ कर नहीं पाया। यानी जो एक रचना और लिखना चाहता था वो नहीं लिख पाया। शायद अगले जन्म में अगर जन्म दूसरा हुआ शायद वो पूरा हो, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। मृत्यु को अंत नहीं मानता मैं। मृत्यु है क्या थी, लोग घबराते हैं मृत्यु से, लेकिन मैं मृत्यु को क्या समझता हूँ? सूरज से प्राण, धरा से पाया है शरीर। सूरज से प्राण,
धरा से पाया है शरीर, ऋण लिया वायु से है हमने इन सांसों का, सागर ने दान दिया है आंसू का प्रवाह, नभ ने सूनापन विकल विधर उच्छ्वासों का, जो जिसका है उसको उसका धन लौटा कर मृत्यु के बहाने हम ऋण यही चुकाते हैं। जी इसको ही कोई कहता है अभिशाप वरदान समझ तो जिस पर खुशी मनाती है। तो मृत्यु क्या है? ये कर्जा आपने प्रकृति से लिया था, प्रकृति को कर्जा वापस करने की मृत्यु, लेकिन डेथ इज नॉट द एंड, इट इज अनदर गेट फॉर अनदर लाइफ। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा जिस क्षण आदमी का जन्म होता है उसी क्षण उसका मरना शुरू होगा। जी अगर पुराना नहीं मरेगा तो नया कैसे पैदा होगा? इसलिए यू कैन नॉट मीट ए मैन ट्वाइस, तो एक व्यक्ति दूसरी बार नहीं सकते। जो नीरज अभी बोल रहा था वो चला गया, दूसरा नीरज आई जगह हे देखो तुमने जो दीपक शाम को जलाया था, जो सुबह जलने को अलग थे, एक नहीं थे। यू कैन नॉट डाई विद द सेम स्ट्रीम ट्वाइस, तुम किसी धारा में दूसरी बार नहा भी नहीं सकते, क्योंकि तुमने जिस धारा में गोता लगाया था जब ऊपर आया तो धार चलेगी। इसी प्रकार से जीवन जो है मृत्यु के साथ साथ जीवन की परंपरा होती है। इसलिए मैं नहीं मानता मृत्यु कोई एंड है, अंत नहीं है। एक तो प्रकृति का कर्जा चुकाना, कई कर्जे होते हैं आदमी पर, पिता का ऋण होता है, गुरुओं का ऋण होता है, माँ का ऋण होता है, सबसे बड़ा ऋण प्रकृति का भी होता है। समाज से क्या क्या आपने दिया, कपड़े आप समाज के पहने हुए हैं, जूता समाज के, खाना समाज, लेकिन हमने क्या चुकता किया? कुछ नहीं किया। मृत्यु के बहाने हम प्रकृति से जो ऋण लिया था उसको चुकाते हैं और कुछ नहीं। और ये इट इज एंदर गेट फॉर एंदर लाइफ। देखो शायद अगले जन्म में काम कर देंगे, अब ये पता नहीं नीरज बन के आए हो क्या होगा। जो शब्द नए नाश कुमारी नींद का कौन जाने कल सवेरा होना हो, इस दिए की गोद में इस ज्योति का इस तरह फिर से बसेरा होना हो। कुछ पता नहीं कि दीपक में ज्योति इस प्रकार जल रही, नीरज बन के आएगी, फूल बन के आएगी, पत्ती बन के आएगी, क्या बन, कोई नहीं जानता, लेकिन जन्म दोबारा होगा। और अगर नीरज के रूप में जन्म हुआ, कवि के रूप में जन्म हुआ, तो शायद जो काम मेरा अधूरा आज रह गया पूरा हो गया। साहित्यकारों, कवियों की अगर बात करें तो जिस तरह से साहित्यकार और कवि अपनी कविताओं को समाज के सामने लाते हैं, नीरज जी से हम ये जानेंगे कि आखिर साहित्यकार और कवियों को लेकर सरकारें क्या कुछ करती हैं, क्या उनको उचित सम्मान दे पाती हैं। नीरज जी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी जानना चाहेंगे क्या सरकारें उनको उचित सम्मान दे पाती हैं? सरकारें उचित सम्मान नहीं दे पाती, क्योंकि सरकार में बैकडोर एंट्री में काम चलता है। जितने पुरस्कार मिलते हैं, पुरस्कार वो अपना मित्र मिल गए तो पुरस्कार दे दिया गया। हमें कोई उम्मीद नहीं सरकार से, समझा न, सरकार ने मुझे कुछ दिया। ये पदम भूषण वगैरह दिया इसलिए देना तो चाहिए था, जबरदस्ती मांगने की ठीक है नहीं, अपने आप दिया उन्होंने। लेकिन शायद किस लिए दिया? शायद मुलायम सिंह रिकमेंड किया, उस दिए दे दिया, समझा। लेकिन क्या सरकार के जो पुरस्कार हैं उनके पीछे कोई बैकडोर एंट्री होती है, और कोई चचा भतीजा बात, कोई भाई भतीजा बात, कोई दोस्ती ये लगाई जाता है। उसको सरकार कुछ नहीं करती। सरकार ने कभी उन्होंने क्या किया? 70 वर्ष हो गए। आप साफ तौर पे मानते हैं कि कहीं भी अब प्रतिभा का सम्मान इस देश में नहीं रह गया है? कुछ जगह है सम्मान, ऐसी बात नहीं। हमें सबसे अधिक सम्मान दिया जनता ने। आज 86 वर्ष की उम्र में बीमार आदमी हो, लेकिन जनता का प्यार मेरे साथ, सबसे बड़ा सम्मान मेरे साथ वही। सरकार ने कुछ भी नहीं दिया इसको, और न किसी ने कुछ दिया। लेकिन एक तो भाई सम्मान जनता का है, और एक सम्मान मुझे भाई है पवन जी हैं, पवन जैन जो हैं जी, उन्होंने राष्ट्रपति बना करके मुझे सम्मान किया, गवर्नर का दर्जा देकर के सम्मान किया, सम्मान। और जो यूनिवर्सिटी है, 2 यूनिवर्सिटी में डीलिट की उपाधि दी, वो सही सम्मान था। वो मेरी साहित्य का योगदान था ना। साहित्य के योगदान के लिए मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डीलिट माना तो उपाधि दी, आगरा यूनिवर्सिटी ने दी भाई, ये सबसे बड़ा। और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ जो है देश की, साहित्य वाचस्पति सबसे बड़ी डिग्री है, 700 लोगों की मिली। अक्टूबर वाचस्पति जयपुर की डिग्री, वो डिग्री, जितनी डिग्रियाँ बड़ी से बड़ी इतनी सब मुझे प्राप्त हो चुकी हैं, कि मुझसे संतुष्ट नहीं, लेकिन सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं। तो नीरज जी का साफ मानना है कि अब हमें उनसे कोई आस नहीं कि वो कुछ करेंगे, हमें अब उनसे कोई आस नहीं कि वो कुछ करेंगे, जमाना मेरे साथ है तो डर काहे का। नीरज जी के साथ बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आगे उनकी जुबानी सुनेंगे, उनकी और कुछ कविताएं और उनके गीत। कहीं जाइएगा नहीं, हाजिर होता है एक छोटे से ब्रेक के बाद।